बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर थर्ड, फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें चैप्टर हम पढ़ रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने 6 क्लास पढ़ ली थी। आज हम 7वीं क्लास पढ़ेंगे। पिछली क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की थी। हमने बताया था कि यदि बहुत कम एनर्जी दी जाती है किसी भी मॉलिक्यूल को तो केवल उसका रोटेशनल स्पेक्ट्रम में मिलता है या रोटेशनल लेवल चेंज होता है, उसका केवल घूर्णन ऊर्जा स्तर परिवर्तित होता है। वाइब्रेशनल लेवल में और इलेक्ट्रॉनिक लेवल में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता है। और उस रोटेशनल लेवल के चेंज होने के कारण से चूंकि बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता है, इसलिए वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगी, और जब वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो ये मिलता है माइक्रोवेव रीजन में, और इसी कारण से रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। फिर हमने एक डायटोमिक मॉलिक्यूल लिया था। उस डायटोमिक मॉलिक्यूल को हमने रिजिड रोटेटर की तरह से माना था, दृढ़ घूर्णी माना था। एक रिजिड रोटेटर का मतलब ये है कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, एक द्विपरमाणुवीय अणु है जो अपने अक्ष के चारों ओर घूर्णन कर रहा है या रोटेशन कर रहा है। रिजिड क्यों बोला? कि यदि इसका साइज छोटा है, दोनों एटम्स छोटे साइज के हैं, तो उनमें रोटेशन के दौरान उनमें किसी प्रकार के बॉन्ड लेंथ में चेंज नहीं आता है, उनकी बंध लंबाई में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। वे एक दृढ़ गोले की भांति या रिजिड रोटेटर की भांति कार्य करते रहते हैं। उसका हमने जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जैसे हमने पहले कहा था कि एब्जॉर्प्शन बैंड की पोजीशन को इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर देते हैं, यानी कि अवशोषण बैंड की स्थिति को हम वेव नंबर या तरंग संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। और उस तरंग संख्या के लिए हमने कुछ मान भी निकाला था। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था ई रोटेशनल बार, या जिसको हम न्यू बार भी कह सकते हैं, ये था BJ+1, और बी को हमने वहाँ पर रोटेशनल कांस्टेंट कहा था। इतना हम पिछली क्लास में देख चुके थे। आज हम बात करेंगे सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए चयन का नियम क्या है, किस प्रकार से एब्जॉर्प्शन बैंड मिलते हैं, एब्जॉर्प्शन बैंड में स्पेक्ट्रल लाइन किस प्रकार से मिलती है, स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी किस प्रकार की होती है, ये सब हमें आज की क्लास में देखना है। आपको याद हो तो हमने ऐसे लिखा था, या तो हमने लिखा था न्यू बार या इसको लिखा था ई रोटेशनल बार। ये बराबर हमने लिखा था BJ+1 सेंटीमीटर इनवर्स। आप जानते हैं कि हमेशा वेव नंबर की यूनिट कितनी है, सेंटीमीटर इनवर्स है। तो BJ+1 और B बराबर क्या था, अगर आपको याद हो यहाँ पर H/8π²IC, ये आपको याद होगा। और ये B को हमने रोटेशन कांस्टेंट कहा था, ये आपको अच्छे से ध्यान होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पहला, जब J की वैल्यू 0, J की वैल्यू 0, तो यहाँ 0+1 और यहाँ भी 0, तो केवल क्या बचेगा 0 सेंटीमीटर इनवर्स। ये पहले के लिए निकाल दिया जब J बराबर 0 है। जब J = 1 है तो यहाँ कितना जाएगा 1/2, और यहाँ पर आ जाए 2B सेंटीमीटर -1। समझ में आ गई ना? यहाँ J की वैल्यू कितनी रखेंगे 1, यहाँ भी 1/2 हो गया, तो 2B सेंटीमीटर -1। J = 3, तो यहाँ J = 2, तो यहाँ कितना गया 2 + 1 3 और 2 = 6, तो 6B सेंटीमीटर -1। J = 3 यहाँ पर हो तो 3 + 1 4 और 4 3 = 12, तो 12B सेंटीमीटर -1। J = 4। ये सब वो रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यूज है। ये रोटेशनल या घूर्णन क्वांटम संख्या के मान है। J की वैल्यू 0 1 2 3 4 हो सकती है। हमने इससे पहले जब हम ओरिजिन ऑफ बैंड स्पेक्ट्रा पढ़ रहे थे, आपको याद होगा, तो हमने कहा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की इलेक्ट्रॉनिक लेवल की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, वो 1 2 3 4 होती है। लेकिन वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल की वैल्यू 0 1 2 3 यानी कि 0 हो सकती है। और ये 0 कब होती है? जब वाइब्रेशनल लेवल भी साथ में 0 हो या वाइब्रेशन लेवल की वैल्यू 1 2 3 4 हो। या आपको ओरिजिन ऑफ बैंड स्पेक्ट्रा वाला एपिसोड अगर आप देखोगे तो उसमें आपको ये और दोबारा से उसको याद हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ J = 4, तो 4/5 हो गया, 5 का मतलब 20 हो गया, तो 20B सेंटीमीटर इनवर्स। एक बात तो आपको ये समझ में आ गई होगी। अब इसके लिए सिलेक्शन रूल की बात करते हैं। सिलेक्शन रूल, ये जो सिलेक्शन रूल है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, वो डेल्टा J = +-1 होता है।
या ध्यान से समझ लें, सुन लें, एग्जाम में पूछते हैं कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सिलेक्शन रूल क्या है, तो हम कहेंगे J इक्वल टू +-1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब कभी कोई मॉलिक्यूल एनर्जी का अब्जॉर्प्शन करेगा तो उसके केवल एक रोटेशनल लेवल में चेंज आएगा, उसके गुणन ऊर्जा स्तर में केवल एक में परिवर्तन होगा। यदि वह 0 पर है तो 1 पर आ जाएगा, 1 पर है तो 2 पर आ जाएगा, 2 पर है तो 3 पर आ जाएगा, यानी केवल उसके एक रोटेशनल लेवल में चेंज होगा। प्लस माइनस से मतलब क्या? प्लस का मतलब एब्जॉर्प्शन और माइनस का मतलब इमिशन। यदि वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कर रहा है तो एक वो हायर रोटेशनल लेवल में जाएगा या हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। प्लस और माइनस का मतलब जब वो अपर एनर्जी लेवल से या अपर रोटेशनल लेवल से लोअर रोटेशनल लेवल में आ रहा है तो उसका समय कहेंगे -1, यानी कि 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 और 1 से 0, तो वो -1 है। ये जो प्लस वाला है इसमें एब्जॉर्प्शन होता है, वो हमने पहली क्लास याद करो तो हमने कहा था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, एब्जॉर्प्शन और इमिशन। तो इमिशन में तो हमने कहा था पदार्थ को इनकैंडिसेंस तक गर्म करते हैं, और एब्जॉर्प्शन में हमने कहा था पदार्थ को गर्म नहीं करते बल्कि उस पर रेडिएशंस डालते हैं। तो यहाँ हमने जनरली एक और बात कही थी, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि जनरली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम काम में लेते हैं, अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम काम में लेते हैं, पदार्थ को गर्म नहीं करते बल्कि उस पर रेडिएशंस डालते हैं। कुछ निश्चित तरंग संख्या वाली रेडिएशंस का वो एब्जॉर्प्शन कर लेता है और रेस्ट को ऐसे ही जाने देता है। जहां एब्जॉर्प्शन करता है उसी जगह पर एब्जॉर्प्शन बैंड मिलते हैं, और उन एब्जॉर्प्शन बैंड से, उन कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन बैंड से हम क्या करते हैं, उस कंपाउंड की पहचान कर लेते हैं। तो यहाँ J इक्वल टू +-1 सिलेक्शन रूल अवश्य है, लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए कितना होगा? डेल्टा J इक्वल टू +1, और इमिशन के लिए -1 पर, चूंकि एब्जॉर्प्शन हम काम में लेते हैं। हम इस चैप्टर में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को ही पढ़ा था, तो यहाँ हम केवल किसकी बात करेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की J इक्वल टू +1। अब जरा समझने की कोशिश करो। मान लीजिए हमने एक फॉर्मूला निकाला था, ई रोटेशनल बार या बराबर J+1, ये लिखा था सेंटीमीटर-1। अब हम कहें कि J किस में कन्वर्ट होगा? +1 है तो J+1 में, और ये कितना हो जाएगा? J+2। समझने की कोशिश करो। सिलेक्शन रूल क्या कहता है? डेल्टा J इक्वल टू +1 का मतलब ये तो कितना हो जाएगा? J+1। ये कितना हो जाएगा? J+2। ठीक है, तो ये हो गया अपर लेवल, और ये BJ+1 क्या होगा? लोअर लेवल। तो अपर लेवल से लोअर लेवल को घटा दो तो डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ हम लेके मानो डेल्टा E रोटेशनल बार। बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब हमने डेल्टा कर दिया, चेंज इन एनर्जी ले रहा है ना, कि रोटेशनल लेवल में कितना चेंज हो रहा है। या बार लिखा हुआ है तो हम किसके वेव नंबर में कितना चेंज हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? हायर में से लोअर को घटा दो, तो BJ+1 यहाँ ये आ गया, और अंदर क्या आ गया? यहाँ पर ये J+2। बात को बहुत ध्यान से समझना क्या कह रहा है। और -BJ+1 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हायर लेवल है, ये लोअर लेवल है, ये लोअर रोटेशनल लेवल, ये हायर रोटेशनल लेवल। निम्न घूर्णन स्तर, उच्च घूर्णन स्तर। तो उच्च घूर्णन स्तर में से निम्न घूर्णन स्तर को घटा दो तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आ गई? अब आगे की बात सुनो। यहाँ लिखा डेल्टा E रोटेशनल बार, या इसको डेल्टा न्यू बार भी कह सकते हैं, डेल्टा न्यू बार, दोनों की बात है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? BJ+1 और J+2। तो यहाँ B इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आ जाएगा? J² + 3J+2। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा? -BJ² और -J, ये आ गया। अब इसमें से B कॉमन ले लो, तो B कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ गया? B कॉमन ले लिया तो अंदर बचा J² + 3J+2 -J² -J। ठीक है, J² से J² कैंसिल होगा, 3J में से गया 2J बचा। यहाँ के हमारे पास में B 2J+2 सेंटीमीटर-1, या लास्ट में हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2B J+1 सेंटीमीटर-1। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। ये किसके बराबर है? ये बराबर है E रोटेशनल बार, डेल्टा E रोटेशनल बार, या इसको हम कह सकते हैं डेल्टा न्यू बार। ये 2BJ+1 सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमने इसका डेरिवेशन निकाल लिया सिलेक्शन रूल से कि कितना इसमें डिफरेंस आएगा, स्पेक्ट्रल लाइंस में आपस में कितना डिस्टेंस होगा। ये हमें इस बात से समझ में आती है कि स्पेक्ट्रल लाइंस किसी भी एब्जॉर्प्शन बैंड में कितनी दूरी पर होंगी, तो वो है 2BJ+1 सेंटीमीटर-1। अब इससे आगे की बात समझने की कोशिश करो।
पहले हम लिखे व्हेन G इज इक्वल टू 0। बात को समझने की कोशिश करना। तो ये 0 हो गया तो केवल 1 बचेगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ ई रोटेशनल बार डेल्टा ई रोटेशनल बार ये बराबर क्या आ गया 2b सेंटीमीटर माइनस 1। यहाँ जे की वैल्यू 0 रखी, ये केवल 1 बचा तो 2b सेंटीमीटर माइनस 1। अब इसके बाद में सेकंड डालेंगे व्हेन जे इज इक्वल टू 1, तो डेल्टा ई रोटेशनल बार ये बराबर कितना आ जाएगा जे इज इक्वल टू 1, तो 1 से ये 1 कितना हो गया 2 का मतलब क्या आ गया ये 4b, तो 4b सेंटीमीटर माइनस 1। यहाँ तक बात समझ में आती है। फिर लिखें जे इज इक्वल टू 2, तो यहाँ लिखो 2 और 1 3 यहाँ पर कितना का 6, तो ई रोटेशनल बार ये कितना आ गया 6b सेंटीमीटर माइनस 1। फिर जे इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 और 1 4 2 जा 8, तो डेल्टा ई रोटेशनल बार ये बराबर आ गया 8b सेंटीमीटर माइनस 1। और इसी प्रकार से मानो यहाँ पर जे इज इक्वल टू 4 लिखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 4 और 1 5, तो ई रोटेशनल बार बराबर 10b सेंटीमीटर माइनस 1। अब ये निकालने से समझ क्या आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो पहली स्पेक्ट्रल लाइन यदि 2b सेंटीमीटर इनवर्स पर मिलती है तो दूसरी वाली 4b पर, तीसरी 6b पर, 8b और 10b सेंटीमीटर इनवर्स पर मिलेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं ये इक्वी डिस्टेंस पर मिलती हैं, मतलब सम दूरी पर होती हैं, यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो समान होता है। आप देख रहे हैं यहाँ भी 2b का डिफरेंस है, यहाँ भी 2b के डिफरेंस पर ये स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं। अब इसको जरा डायग्राम से समझने की कोशिश करो, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से समझने की कोशिश करो, तो आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी और ये भी समझ में आ जाएगी। जरा समझें इसको ध्यान से। देखो जैसे मान लीजिए यहाँ हमें कोई एब्जॉर्प्शन बैंड की पोजीशन बना रहे हैं, बात को बहुत ध्यान से गहराई से समझना। यहाँ पहला हमने 0 लेवल लिख लिया, उसके बाद मानो हम लिखते हैं यहाँ पर पहला कितना आएगा 2b, ये 2b हो गया, उसके बाद 6b, इसको और थोड़ा छोटा कर लें, मानो 2b को इतना कर लेते हैं। फिर उसके बाद मानो हमने लिखा है यहाँ पर 6b, ये 6b सेंटीमीटर इनवर्स, उसके बाद ये 12b और कहीं यहाँ जाकर इस जगह ये 20b सेंटीमीटर इनवर्स होगा। यहाँ तक बात समझ गई। ये किसके लिए हो गया, ये तो 2b हो गया 2b सेंटीमीटर इनवर्स, ये 6b सेंटीमीटर इनवर्स, ये 12b सेंटीमीटर इनवर्स और ये हो जाएगा 20b सेंटीमीटर इनवर्स। इसको जरा रब करते हैं तो बात आपकी समझ में आ जाएगी। ये 20b आ गया, 20b सेंटीमीटर माइनस 1। यहाँ तक बात बिल्कुल समझ में आ गई। ये अब हम कह रहे हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे मिलेंगी समझने की कोशिश करो। जैसे मानो यहाँ पर ये स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है, ठीक है, ये स्पेक्ट्रल लाइंस, फिर इसके बाद नेक्स्ट ये, इसके बाद नेक्स्ट ये क्या है, ये इनके 2b के डिफरेंस पर है। ये मानो 0 से यहाँ पर ये 2b है, ये 2b पर है, तो ये 4b पर, ये 6b, ये 8b और इसी तरह से आगे ये यहाँ पर और आगे आ जाएगी 10b। ऐसे ऊपर जो भी लेवल बनेगा उससे ये 10b, ठीक है, मैं इसको बनाया। फिर उसके बाद में मानो अब ये घटता हुआ आएगा मैक्सवेल बोल्ट्जमान से, कि यहाँ 2b के फिर डिफरेंस, यहाँ ये 2b का डिफरेंस, फिर उसके बाद में ये 2b का डिफरेंस और इस तरह से ये 2b का डिफरेंस। तो मानो ये 10b हो, ये 12b हो जाएगा, ये 14b तो ये 16b और ये 18b। इस प्रकार से ये दूरियां देगी। अब आप देखो एब्जॉर्प्शन बैंड ऐसे बनता है, यहां से लेकर ये एब्जॉर्प्शन बैंड स्पेक्ट्रल लाइंस दूरी पर है, समान दूरी पर है, इनकी इक्वी डिस्टेंस है, ये इनके डिफरेंट रोटेशनल लेवल की वैल्यूज है। आप याद करो इस प्रकार का एक एब्जॉर्प्शन बैंड मैंने बनाया था, अगर आपको याद होता है जब कहा था स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो मैंने रिकॉर्डर में इस तरह का ग्राफ बनाया था, इस तरह का। ये वही है, ये जो एब्जॉर्प्शन बैंड है इसको मैंने इस तरह से दिखा दिया है करके। इसको अगर आप पलटेंगे तो ये इसी प्रकार का है। यहाँ पर ढेर सारी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं जो इक्वी डिस्टेंस पर मिलती है, जिनसे एब्जॉर्प्शन बैंड का निर्माण होता है। तो
आपको ये बात समझ में आ रही होगी अब इस तरह से कि ये एब्जॉर्प्शन बैंड कैसे बना है। इन एब्जॉर्प्शन बैंड में जो पास पास सटी हुई रेखाएं हैं, आपको याद हो तो मैंने ये भी कहा था कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम में हमें केवल स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं, जबकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन बैंड मिलते हैं। फिर हमने कहा था ये जब एब्जॉर्प्शन बैंड है उसमें बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं जो पास पास सटी हुई होती हैं। ये वही स्पेक्ट्रल लाइंस है, ये जो उससे मैं जो बात की थी अब आपके बात समझ में आएगी। ये वही स्पेक्ट्रल लाइंस हैं जो एक एब्जॉर्प्शन बैंड में मिल रही है। तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो कितनी डिस्टेंस पर मिलेंगी, उनकी इंटेंसिटी क्या होगी, ये इस समय एब्जॉर्प्शन बैंड से समझ में आता है कि एब्जॉर्प्शन बैंड का निर्माण कैसे होता है, इसमें एब्जॉर्प्शन बैंड कैसे बनता है, इनमें स्पेक्ट्रल लाइंस कहाँ पर होती हैं। ये जो डिफरेंस दिखाया है इसको समझने की कोशिश करो। आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा होगा, उसमें हमने ये अच्छी तरह से हम जानते हैं कि कुछ ऐसी स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी जिनकी हम पॉपुलेशन या डेंसिटी या इंटेंसिटी कम होगी, कुछ ऐसी होंगी जिनकी की बहुत ज़्यादा होगी। तो ये कम इंटेंसिटी वाली है, ये ज़्यादा इंटेंसिटी वाली है। इस प्रकार से इनकी इंटेंसिटी में चेंज हो रहा है। यहाँ हम इसको परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्बेंस भी कहते हैं। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्बेंस उतनी अधिक होगी। तो उससे हमने इस प्रकार का ये ग्राफ बनाया है और आपको ये समझ में अब आ गया होगा कि एब्जॉर्प्शन बैंड किस प्रकार से बनता है, एब्जॉर्प्शन बैंड में स्पेक्ट्रल लाइंस किस प्रकार से होती है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो सिलेक्शन रूल है वो क्या है, और उसमें भी हम केवल बात कर रहे थे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की कि किस प्रकार से ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं। यह आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगली क्लास में हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, साथ में बात करेंगे, अभी तो रिजिड रोटेटर की बात की थी, दृढ़ घूर्णी मॉडल की, अब हम बात करेंगे नॉन रिजिड रोटेटर की या अदृढ़ घूर्णी मॉडल की। धन्यवाद।